कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। आजमगढ़ नाम के राज्य में हरिसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थी, राजपुत्र शिव और राजकुमारी शिवांगी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। उनके राज्य में एक शीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बेटियां थी, एक का नाम था उमा और दूसरी का नाम था हेमा। वे दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर के काम करने से मना करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देख बहुत दुखी होती थी। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे हिमा, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक विशाल वृक्ष में बदल सकती हूँ। चलो हम आजमाते हैं। उसके लिए मुझे एक पानी का घड़ा और 1 कटोरी गुलाब की पंखुड़ियाँ लगेंगी। जाओ, तुम लेकर आओ। हेमा सारा सामान ले आती है। अब हेमा, तुम मेरे ऊपर ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। किसी भी पत्ते या टहनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है दीदी। उमा अब नीचे बैठ जाती है और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ती है। तब हेमा उसके बदन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालती है। देखते ही देखते उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये देख हेमा बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ती है। उसके बाद वो उसके बदन पर एक घड़ा पानी डाल देती है। अब उमा वापस एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं जाती हूँ नगर में फूल बेचने के लिए। अब उमा राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो, फूल, ताज़ा ताज़ा फूल ले लो। तभी उसकी आवाज शिवांगी सुन लेती है और शिवांगी अपने माँ के पास चली जाती है। माँ, मुझे एक सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ, बुलाओ। तभी शिवांगी नौकरों से कहकर उमा को अंदर बुलाती है। नमस्ते महारानी, आपने बुलाया? हाँ, हमने बुलाया आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी शिवांगी को। इसके कितने दाम लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना दोगी मैं उतना ले लूँगी। ठीक है। रानी वो फूलों की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली उमा को देती है। उमा वहां से चली जाती है। अब उमा भी सोने के सिक्के मिलने की वजह से बहुत खुश है। हेमा भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों भी प्रतिदिन फूल निकाला करती थी और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। राजकुमारी भी लगभग हर रोज वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कहीं नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का पता मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पे सवार होकर उमा के घर पहुंच जाता है। उमा और हेमा अपने बगीचे में चली जाती है और हेमा और उमा रोज की तरह अपना काम करने में लग जाती है। अंत में उमा अपने मूल रूप में आती है। राजकुमार ये सब देख लेता है और उमा की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और मुझे वो बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है यानी कि वो काबिल तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक शीला के घर जाकर उसे बुलावा भेजते हैं। उमा, हेमा, जल्दी बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? तभी हेमा और उमा माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती है। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह शीला राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी एक मेज पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। शीला महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। हमने आपको आज कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा काम महाराज? हम हमारे राजकुमार शिव के लिए आपकी बेटी उमा का हाथ मांग रहे थे। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है महाराज।
कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं तय समझूं? हाँ महाराज। अब एक शुभ मुहूर्त पर शिव और उमा की शादी हो जाती है। उमा, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महकाओ। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और उमा बाग में चले जाते हैं और राजकुमार उसके बदन पर गुलाब की एक कटोरी पंखुड़ियां डालता है। उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। अब पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी शिवांगी अब ये सब खिड़की से हर रोज देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और उमा को लेकर बाहर खेलने गई। शिवांगी, तुम उसे बाहर ले जा रही हो, मगर उसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। शिवांगी उमा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब शिवांगी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि उमा कैसे वृक्ष में परिवर्तित होती है। वो उमा से कहती है, उमा, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित होकर दिखाओ। क्या फिजूल की बात कर रही हो शिवांगी? मैं क्या कोई जादूगर हूँ? मुझे सब पता है, अब कराती हो कि नहीं? मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उमा वो सारे नियम शिवांगी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियां ना तोड़े। अब सारी सहेलियां सामग्री लेकर आती है और उमा को नीचे बिठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर गुलाब की पंखुड़ियां डालती है। उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। अब सारी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है और पेड़ के फूल तोड़ने लगती है। तभी जोरों की बारिश शुरू होती है और सारी सहेलियां जल्दबाजी में पेड़ की टहनियां तोड़ देती है। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी छिड़क देती है और सारी सहेलियां और शिवांगी वहां से भाग जाती है। अकेली उमा वहां घायल और विकलांग अवस्था में पड़ी रहती है। आखिर वो एक राह गुजरते आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी उमा को अपनी बग्गी में बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। उसे इस हालत में देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो उसका इलाज करवाती है। वहाँ राजमहल में शिवांगी, उमा कहाँ है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़ के आई हो उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी शिवांगी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। राजकुमार शिव उमा को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार उमा के घर के पास से गुजरते हैं। अचानक उन्हें उमा उसके घर दिखाई देती है। वे तुरंत उसके पास जाते हैं। राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम कहीं नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। शीला राजकुमार को सारा किस्सा बता देती है। शिवांगी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो, इसका इंतजाम मैं करूंगा। अगर आप शिवांगी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में वापस आऊंगी। ठीक है राजकुमारी। अब राजकुमार उसे उसकी बात मान के अपने राजमहल ले जाता है। शिवांगी उससे माफी मांगती है। उमा ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार शिव और राजकुमारी उमा का राज्याभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के महाराज और महारानी बन जाते हैं। महाराज शिव अपनी रानी का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, लेकिन कोई हमारी अच्छाई का फायदा उठाए तो उसे सबक भी सिखाना चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। सुंदरपुर नगर में शंभू नाम का एक लकड़ियों का कारागिर रहता था। उसे एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही होनहार और होशियार लड़की थी। शंभू का एक मित्र था हरिया, जो खेतों में काम किया करता था। उसकी बेटी थी श्यामा। दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बेटियां भी अच्छी सहेलियां थी। एक दिन गांव में बहुत घबरा देने वाली घटना होती है। गांव के पास एक पुराना कुआं होता है। उसके पास गांव के एक आदमी की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उस आदमी को किसने मार डाला और क्यों मार डाला, ऐसे बहुत सारे सवाल गांव वालों के मन में होते हैं, मगर उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सब लोग यही समझ लेते हैं कि कुएं पर किसी भूत का साया है जो ये सब कर रहा है। दूसरे दिन पंचायत में गांव के सरपंच जी लोगों को एक निर्णय सुनाते हैं। गांव के उस कुएं पर भूत का साया है, इसलिए कोई भी उस कुएं से पानी नहीं भरेगा। सब लोग हाँ कहकर सरपंच जी की बात मान लेते हैं। अब गांव का कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता और ना ही उसका पानी भरता है। चंदा मौसी, क्या सच में कुएं पर भूत होगा क्या? होगा बेटी, तभी तो उस आदमी की लाश वहां मिली ना। गांव की औरतें भी शाम होने से पहले ही पानी भर लिया करती थी और रात को उस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ये सब राधा और श्यामा को कुछ अजीब लगता है, मगर वो घर वालों की वजह से बाहर नहीं निकलती। एक दिन ऐसे ही, अरे श्यामा,
क्या सच में भूत वूत होते हैं क्या? क्या पता राधा, मगर भूत वूत तो कुछ होते ही नहीं है। हाँ श्यामा, वो तो है, लेकिन हमें इस बात की सच्चाई पता लगानी ही होगी। राधा और श्यामा रात को घर के आंगन में मिलने के लिए आती है। रात में दोनों सहेलियां साथ में मिलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस कुएं की तरफ देखती है। सारे गांव में बहुत शांतता फैली हुई है। तभी कुएं के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। दोनों सहेलियां बहुत डर जाती है, मगर वो उसी जगह खड़ी रहती है। रात के घने अंधेरे में उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों चुपचाप घर लौट जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर भूत का कोई पता नहीं चलता और गांव के लोगों के दिल में अभी भी डर बैठा रहता है। एक दिन शंभू को जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो जाती है। जंगल के रास्ते गांव आते समय वो देखता है कि कालू नाम का एक डाकू उसी रास्ते से गांव में जा रहा था। शंभू कालू को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि शंभू जंगल में बहुत बार लुट चुका था। कालू एक डाकू था जो लोगों से पैसे हड़प लेता था और लोगों ने सुना नहीं तो उनकी जान ले लेता था। अब शंभू को डर लगने लगा। हे भगवान, ये कालू आज भी मुझे लूट लेगा। ऐसा कह के शंभू उसके पीछे दूर खड़ा रहा, उसे जाने दिया और वो उसके पीछे पीछे दबे पांव चलने लगा। शंभू उस कुएं के पास आता है। कालू उस कुएं के पास कुछ कर रहा होता है। कुएं के पास एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। कालू कुएं के पास आकर एक मुर्गी को काटने लगता है और उसका खून वहां छिड़क देता है। बाद में मुर्गी उठाकर वो उस पुरानी हवेली में चला जाता है। अरे ये क्या, ये कालू तो डाकू है और यहाँ ये सब क्या कर रहा है? और मुर्गी को मार के यहाँ से चला गया, देखना पड़ेगा। ऐसा कह के शंभू उस हवेली में जाके देखता है। वहां उसे कालू मुर्गी पकाते हुए दिखाई देता है। इस गांव के लोग तो बेवकूफ ही है। खून आदमी का है या मुर्गी का ये भी नहीं समझ पाते। ये भूतिया कुआं तो मेरे बड़े काम में आया। अच्छी तरह से लोगों के मन में दहशत बैठ गई है। अच्छा, तो ये लोगों को बेवजह डरा रहा है, जिससे लोग हवेली और कुएं के पास ना आ सके। और उस आदमी का खून भी कालू ने ही किया होगा। हर रोज यहाँ आकर खून के निशान भी यही लगाता है। तेरा तो अच्छा भांडा फोड़ करूंगा कालू, रुक जरा। ऐसा कह के शंभू वहां से निकल जाता है और घर आकर सारी बातें घर वालों को बता देता है। घर वालों का तो विश्वास ही नहीं बैठता। तभी राधा बोलती है, पिताजी, उस दिन रात में मैं और श्यामा भी कुएं के पास गए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से हम ठीक से कुछ देख नहीं पाए। अरे राधा, ऐसे घर में ना बताकर कहीं मत जाया करो। ठीक है पिताजी, मगर अब हम उस कालू चोर का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। ठीक है, कल हरिया चाचा को बुलाकर एक योजना बनाएंगे। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर सारे लोग सो जाते हैं और सुबह उठकर शंभू और राधा हरिया के घर जाते हैं। हरिया, ओ हरिया, जरा बाहर आना तो। अरे शंभू, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? अरे काम कुछ नहीं, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है, बोलो। अरे कल जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो गई थी मुझे। जंगल के रास्ते से गांव में आते आते मुझे वो कालू चोर दिखाई दिया। वो गांव में घुस रहा था। वो कुएं के पास आया और उसने मुर्गी काटी। मुर्गी काटकर उसका खून वहां पर छिड़क दिया और पुरानी हवेली में चला गया। वो वही रहता है और मुर्गियां पकाकर मजे से खाता है और हम सब लोग भूत भूत करके डरते रहते हैं। क्या कह रहे हो? अगर ये बात सच है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ हरिया, मेरे पास एक योजना है। हम आज रात ही पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे उसे। क्या कहते हो? पिताजी, चाचा जी, हमारे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हम दोनों आज रात को भूत का भेष बना लेंगे और कुएं के पास खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कालू चोर आएगा तो हम उसे डराएंगे, जिससे वो अपना गुनाह कबूल कर ले। हाँ चलेगा, मगर तुम ये सब संभल कर करना। श्यामा और राधा ने पूरा पहराव भूत की तरह बना लिया। अब शाम हो गई थी। वे दोनों कुएं की ओर जाकर खड़ी हो गई। सारे गांव वाले पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगे और अब तक पुलिस वाले भी वहां आ गए थे। तभी जंगल के रास्ते कालू चोर वहां आता है। जैसे ही कालू कुएं के पास आता है, वहां खड़े भूतों को देखकर चिल्ला पड़ता है, भूत भूत। हाँ 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 हाँ, आओ मेरे पास आओ। तुम खामखा लोगों को मेरा नाम लेके डरा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीवन में कई लोगों का खून किया है और आपका नाम लेके इस गांव के लोगों को मैं डराता हूँ। मगर गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मैं लोगों को डराऊं तो इसमें मेरा ही फायदा था। मुझे रहने के लिए हवेली और लोगों की मुर्गियां खाने को मिलती थी। अगर जरूरत पड़े तो मैं चोरी भी कर लेता था,
अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसे मार डालता था, लेकिन अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। सच बोल रहे हो या ये भी झूठ बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। तभी पुलिस वहां आके कालू को पकड़ लेती है और उसे थाने में ले जाती है। सारे गांव वाले राधा और श्यामा की एक्टिंग की प्रशंसा करते हैं और उनका सत्कार करते हैं। उसी के साथ हरिया और शंभू की सूझबूझ की भी वाह करते हैं। अब गांव वाले निश्चिंत होकर जीने लगते हैं और अफवाहों पर यकीन करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए और किसी भी बात की जांच पड़ताल किए बिना किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। छह महीने पहले कमल शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति राकेश और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर में कमल और उसकी सास ही थी। अरे बहू, तुम्हारी पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? सास की बात सुन के कमल चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन पिछले महीने ही मेरे बाबूजी ने नया फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। बड़ा प्यार है तुमसे। सास की बात सुन के कमल सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद कमल के ससुराल में बढ़िया सा एलईडी टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन कमल दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कमल की सास कुछ और बड़ी चीज पाने की लालसा करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया उन्होंने वादा करके। सास की बात सुन के कमल को झटका लगता है। जी, और एक कार? हमारे पास तो पहले से ही एक है ना। अरे उसमें एसी नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने की मनीषा जताई, तो हम ना नहीं बोल सके। सास की बात सुन के कमल उलझन में पड़ती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के यहाँ हो आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूंगी। कमल की बात सुन के सास खुश होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन कमल अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कार तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल। लेकिन तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्यवान चीज लेके आना, खाली हाथ मत लौटना। नहीं, वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कमल अपने मायके पहुंचती है और अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या कार, और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब कमल के दिमाग में सारी बात सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन पिताजी के घर रहने के बाद कमल अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ की 2 मूल्यवान चीजें अपने साथ ली है, सासू माँ खुश हो जाएंगी। कमल की बात सुन के गोपीनाथ उलझन में पड़ता है, लेकिन पिताजी को दिलासा देके कमल अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब कमल अपने ससुराल आती है, सास बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। कमल की बात सुन के सास फूले नहीं समाती। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। राकेश और तुम्हारे ससुर जी शहर से लौटेंगे ना, और आंगन में नई बड़ी लंबी कार देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने 2 बड़ी मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। कमल की बात सुन के सास की आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार हैं हमारे समधी जी। दिखाओ तो, क्या मूल्यवान उपहार भेजा है उन्होंने हमारे लिए। कमल अपनी बैग से 2 छोटी पोतलियां निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देख के सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या मैं आपको ये उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी, दरअसल उन्हें पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है, और वो रात में है, इसीलिए।
कमल की बात सुन के सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उस पोतली में हीरे की चमचमाती अंगूठी या फिर मोतियों की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, जैसे तुम सही समझो। एक काम करना, इस खुशी में आज भोजन में कुछ पकवान बना दो। खीर बना दो, नहीं तो गाजर का हलवा ही बना दो। राकेश और उसके पिताजी भी बिजनेस ट्रिप से आज आने वाले हैं ना। जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं। कमल खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सास पहला निवाला लेती है उसका मुंह कड़वा हो जाता है। बहू, अरे ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। कमल अंदर जाके मायके से लाई 2 छोटी पुतलियां लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। कमल की बात सुन के सास, ससुर और उसका पति राकेश उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। कमल की बात सुन के सास ससुर अचरज में पड़ते हैं। राकेश थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमल हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। कमल का जवाब सुन के ससुर और राकेश अचरज से सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या कमल सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ की कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, वरना अशुभ माना जाता है। कमल की बात सुन के सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा और उस कारण हम भोजन का पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि के हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी कमल के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आता है। 1 मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है? तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? कमल अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं पिताजी, वो तो मेरे बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? कमल मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सचमुच समझदार हूँ या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ, बहुत ठीक कह रही है। कमल की बात सुन के राकेश और ससुर हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। कमल रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। कमल की बात सुन के सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और विचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो बेटा। अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है। तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है। आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर। बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना। दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, 2 दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है। वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी।
अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना। पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओह, बहुत ही शानदार घर बनाया है। लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नहीं लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है। बड़ा कंजूस इंसान है, चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है। तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है, जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का, लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं। अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों? बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूं। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी। अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है। ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अजय, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहाँ इस बिल्ली में इंटरेस्ट है। मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीदी ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा। बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। पिताजी ठीक कह रहे थे। मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने।